रायन की परवरिश एक मॉन्स्टर की तरह हुई। वो नॉर्थ कोरियन आर्मी के 5 स्टार कमांडो में लेफ्टिनेंट है। उसे एक सीक्रेट मिशन के लिए चुना गया है। जनरल ली ने उसे ट्रेनिंग दी है। अब वही ली रायन से कहता है कि उसे स्लीपर सेल बन के साउथ कोरिया में रहना है और जब भी ऑर्डर मिले उसे बताई गई मिशन को पूरा करना है। ली रायन से कहता है अब हम दो ही सूरतों में मिलेंगे, मिशन पूरी करने के बाद भाई की तरह या देशद्रोही करार देने के बाद दुश्मन की तरह। तो जिंदा रहना, अपनी अटूट देशभक्ति सीने में लिए, अगर मौत आई तो एक लीजेंड की तरह मरना। अब 2 साल गुजरते हैं। रायन सियोल की एक बस्ती में बुद्धू की इमेज बना के रहते आया है। बच्चे तक उसका मजाक उड़ाते हैं। वो वही की एक शॉप में काम करता है जिसकी ओनर है मिंगसू। मगर बुद्धू होने के बावजूद वो उसे अपने बेटी की तरह समझती है। रायन शॉप के ऊपर ही एक छोटी सी रूम में रहता है। मिंगसू उसे हर महीने $200 देती है जो रायन ने जमा करके रखे हैं। बुद्धू की इमेज बनाए रखने के लिए रायन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रोज सुबह झाड़ू लगाते हुए उसकी मुलाकात खूबसूरत जिन्हू से होती रहती है जो उसी वक्त जॉब पे जाती है। रायन उसे पसंद करता है मगर क्या करे, तो रायन उसे सिर्फ देखता रहता है। उसका जिन्हू को देखना जिन्हू के भाई युनजुन को पसंद नहीं आता, तो वो हर रोज इस बात पे रायन की पिटाई करता रहता है। वैसे रायन चाहे तो उसे 2 सेकंड में मार सकता है, मगर वही बात है मिंगसू को एक बेटा भी है, रॉबिन, जो एक नंबर का आलसी और नाकारा किस्म का लड़का है। उसी मोहल्ले में शीना नाम की एक चटकीली लड़की भी रहती है जो छोटे कपड़े पहन के रायन को गर्म करती रहती है। रायन सोचता है कि अगर इस लड़की ने ऐसे कपड़े नॉर्थ कोरिया में पहने होते तो उसे फांसी दी जाती। वैसे हर 2-4 दिन में योंग नाम का आदमी रायन को मिलने आता रहता है जो पोस्टमैन है और असल में नॉर्थ कोरिया का जासूस है। नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में भेजे गए सभी जासूसों की रिपोर्ट रखने का काम ये योंग करता है। यही एक है जो रायन की सच्चाई जानता है और उसके दिल का दर्द भी। रायन को हमेशा नॉर्थ कोरिया में रहने वाली अपनी माँ की फिक्र लगी होती है। वो उससे मिलने के लिए तरस रहा है, मगर 2 साल बाद भी ना कोई मिशन दी गई है ना वापसी के ऑर्डर। योंग रायन से कहता है मैं पिछले 16 साल से साउथ कोरिया में हूँ, मुझे अब तक किसी मिशन का हिस्सा नहीं बनाया गया, तो तुम किस खेत की मूली हो। वो रायन से कहता है अपनी जिंदगी मेरी तरह बर्बाद करने से अच्छा है नॉर्थ कोरिया से सब रिश्ते तोड़ के यहीं पे हमेशा के लिए सेटल हो जाओ, शादी करके घर बसाओ। मगर देशभक्त रायन को ये मंजूर नहीं, उसके लिए देश सब कुछ है। वैसे जिन्हू को देख के उसका मन तो डोलने लगा है, मगर वो रायन को बुद्धू समझती है तो वो उसे भाव भी नहीं देती। योंग उससे कहता है या तो विद्रोह करो या सहन करो। मेरी माँ की मौत हुई ये बात भी मुझे 2 साल बाद पता चली, कम से कम तुम्हारी माँ तो जिंदा है। तभी एक दिन रायन को खबर लगती है कि उसी के मोहल्ले में और एक नॉर्थ कोरियन एजेंट रहने आया है जिसका नाम ब्लॉन्डी है। वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जोशुन के घर में किराए पे रहता है। तो अब रायन इस बात से परेशान होता है कि उसके होते हुए नॉर्थ कोरियन एजेंसी ने और एक जासूस को उसी के इलाके में क्यों भेजा। ये ब्लॉन्डी बचपन में रायन का कॉम्पिटिटर रह चुका है। दोनों ने बचपन से एक साथ ही ट्रेनिंग ली है, दोनों बचपन से राइवल है, मगर अब एक ही मोहल्ले में रहना है तो दुश्मनी रख के क्या फायदा। ब्लॉन्डी बताता है कि ली ने उसे यही क्यों भेजा ये तो वो भी नहीं जानता। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि और भी कई जासूस सियोल में घूम रहे हैं। लगता है जल्दी ही कोई मिशन शुरू होगी, मगर रायन उसकी बातों पे विश्वास नहीं रखता। तो दूसरे दिन वो ब्लॉन्डी का पीछा करता है। ब्लॉन्डी एक म्यूजिक ऑडिशन में पहुंचता है जहां उसे रिजेक्ट किया जाता है। ब्लॉन्डी रायन से कहता है मुझे पॉप सिंगर बन के यहाँ भेजा गया है जो मेरा काम है नहीं, मगर मैं हार नहीं मानूंगा, एक दिन सिंगिंग ऑडिशन में पास होके दिखाऊंगा। रायन उससे कहता है तुम्हारा काम मुझसे तो आसान है, मैंने तो खुद ही को बुद्धू बना के रखा है। एक रात उसी मोहल्ले का एक छोटा लड़का रायन के पास आके उससे कहता है कि उसका बड़ा भाई घर नहीं लौटा, पूरा मोहल्ला उसे ढूंढ रहा है, तो तुम भी ढूंढो। रायन अपनी आर्मी स्किल इस्तेमाल करके वहाँ के सलून वाले जॉनी के यहाँ पहुंच जाता है जहाँ वो लड़का है। अपनी माँ से नाराज होके वो लड़का घर छोड़ के जॉनी के यहाँ आया है। जॉनी उसे समझाता है कि अपनी माँ से भी कभी नाराज होते हैं। लड़का जॉनी से कहता है काश तुम मेरे डैडी होते। उस लड़के के डैडी मर चुके हैं। जॉनी की बातों से पता चलता है कि जॉनी उन लड़कों की माँ से प्यार करता है और शादी भी करना चाहता है। यहाँ NIS जो साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके सेफ हाउस में किम को रखा गया है। ये किम भी कभी नॉर्थ कोरिया के इंटेलिजेंस एजेंसी का हिस्सा हुआ करता था, मगर वो वहाँ से बगावत करके यहाँ आया है। उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अब साउथ कोरिया की है। किम साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया के खिलाफ मदद करने को तैयार है। वो उन्हें बताता है कि नॉर्थ कोरिया के स्लीपर कमांडो सियोल में फैले हुए हैं। वो जनरल ली के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। जब उन्हें आदेश मिलेगा
वो यहाँ पे तहलका मचा देंगे क्योंकि वो इंसान नहीं मॉन्स्टर है। तभी सामने की बिल्डिंग में खड़ा स्नाइपर किम को निशाना बनाता है। किम वहीं पे मर जाता है। यहाँ एक दिन योंग रायन के पास आके उससे कहता है कि वो नॉर्थ कोरिया वापस लौट रहा है तो उसे रास्ते में प्रोटेक्शन के लिए गन चाहिए। मगर रायन समझ जाता है कि वो विद्रोह करके भाग रहा है। योंग रोते हुए कहता है वो अपनी माँ से तो नहीं मिल पाया मगर अपनी फैमिली से मिलना चाहता है। रायन उसके सर पे गन तान के उससे कहता है देशद्रोही होने से बेहतर है तुम मर जाओ। योंग गन को मुंह में डाल के ट्रिगर दबाता है मगर गन में बुलेट नहीं होती। रायन उससे कहता है जब तक नॉर्थ कोरिया से आदेश ना आए तुम सुसाइड भी नहीं कर सकते और गलत हरकत करोगे तो नॉर्थ कोरिया में तुम्हारी फैमिली को खत्म किया जाएगा, तो दी गई जिम्मेदारी निभाते रहो। यहाँ एनआईए समझ जाती है कि नॉर्थ कोरिया के ही किसी जासूस ने किम की हत्या की है। तो अब देश में फैले स्लीपर सेल्स कौन है ये ढूंढने की जिम्मेदारी ऑफिसर चोई पे सौंपी जाती है। यहाँ रॉबिन अपनी माँ के तानों से तंग आके घर छोड़ के चला जाता है तो अब अकेली मिंगसू का सहारा रायन ही है। मिंगसू को देख के उसे हमेशा अपनी माँ की याद आती है। वो रोज रात अपनी माँ को लेटर लिखा करता है मगर पोस्ट नहीं करता। वो यही सोचता है कि रॉबिन के पास उसकी माँ है मगर उसे उसकी कदर नहीं और यहाँ वो अपनी माँ को मिलने के लिए कई दिनों से तरस रहा है। वो इसी सोच में होता है कि एक अनजान शख्स उसके सर पे गन तान देता है। ये वही शख्स है जिसने किम को निशाना बनाया था। वो रायन से कहता है कि एजेंसी ने स्लीपर सेल पे नजर रखने के लिए योंग की जगह अब उसे भेजा है तो वो कोऑपरेट करे। अब जैसे ही वो शख्स वहां से भागता है रायन उसका पीछा करता है मगर वो शख्स रायन से भी ज्यादा तेज निकलता है। उसको पकड़ने के चक्कर में रायन की मुलाकात शीना से होती है जो शराब की नशे में है। नशे में वो रायन को बताती है कि उसका एक बेटा भी है मगर नाबालिग उम्र में जन्म देने की वजह से उसके पेरेंट्स ने उस बच्चे को अमेरिका के एक ऑर्फनेज में रखा। वो 7 साल से उसे मिली नहीं और इसी बात से शीना का दिल टूट रहा है। वो अपने बेटे को अपनाने के लिए बेताब है मगर ना उसके पास अमेरिका जाने के पैसे है और ना ही वो उस ऑर्फनेज का पता जानती है। उसकी कहानी सुन के रायन इमोशनल होता है। यहाँ ब्लॉन्डी को भी पता चला है कि नॉर्थ कोरियन एजेंसी ने उन पर नजर रखने के लिए योंग की जगह अब एक नए लड़के को भेजा है जिससे वो भी नाराज है। वो यही सोचता है कि घर बार छोड़ के हम पराये देश में पड़े हैं और हमें कुछ करने की आजादी भी नहीं। रायन तो बस यही चाहता है कि भले वो इस देश में मर जाए मगर नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट उसकी माँ का वहाँ ख्याल रखे। तभी हमें पता चलता है उस नए एजेंट का नाम होशिन है और वो बचपन में रायन को अपना गुरु मानते आया है। अगले ही दिन रायन सरप्राइज होता है क्योंकि युनजुन उसकी मुलाकात होशिन से कराता है। होशिन को देखते ही रायन समझ जाता है ये वही एजेंट है जो कल रात उसके घर आया था। होशिन भी अब उसी मोहल्ले में रहने वाला है। यहाँ नॉर्थ कोरिया में तख्ता पलट हुआ है। पुराने आर्मी चीफ की जगह मियांजो नाम का नया चीफ आया है जो साउथ कोरिया के साथ नॉर्थ कोरिया के रिश्ते सुधारना चाहता है। किम जोंग भी इसके लिए तैयार हुआ है। तो इस मियांजो ने जनरल ली को आदेश दिया है कि साउथ कोरिया में उनके जितने भी स्लीपर कमांडो है उन सबको मार दिया जाए। मगर यहाँ एनआईएस ऑफिसर चोई चाहता है कि उन स्लीपर सेल्स को बचाया जाए जिसके लिए उसके बॉसेस तैयार नहीं। यहाँ रात में रायन होशिन को एक सुनसान गली में पकड़ लेता है और उससे पूछता है क्या उसने योंग को मार दिया। होशिन बताता है कि उसे नॉर्थ कोरिया भेज दिया गया है, उसे वही सजा मिलेगी। तभी दोनों देखते हैं कि जिनवू का बॉस उस पर जबरदस्ती कर रहा है। दोनों उसे बचाना तो चाहते हैं मगर डरते हैं कहीं इस चक्कर में उनकी सच्चाई ना सामने आए। तभी जुनवू को उसका भाई युनजुन आके बचाता है। उनके जाने के बाद रायन उस आदमी को लेडीज कपड़े पहना के उसकी वीडियो निकालता है। वो उस आदमी को धमकी देता है कि अगर आइंदा उसने जिनवू को परेशान किया तो वो इन वीडियो को सोशल मीडिया पे अपलोड करेगा। अब रायन, होशिन और ब्लॉन्डी तीनों दोस्त हो जाते हैं। तभी कुछ लोकल गुंडे आके मिंगसू को परेशान करते हैं। वो चाहते हैं कि मिंगसू उनकी हाथ भट्टी की शराब अपने शॉप में बेचे जिसके लिए मिंगसू तैयार नहीं। चाहे तो ये तीनों चंद सेकंड में मिंगसू को उनसे छुटकारा दिला सकते थे मगर रायन अपना बुद्धू वाला कैरेक्टर जारी रखते हुए मिंगसू की मदद करता है जिसमें वो घायल भी होता है। रात को रॉबिन घर आता है तो उसे इस बात का पता चलता है। वो बड़ा पुलिस वाला बनके उन गुंडों से मुकाबला करने जाता है। यहाँ रायन होशिन को साथ में लेके उन गुंडों के अड्डे पे पहुंच जाता है। उन गुंडों ने रॉबिन की काफी पिटाई की है। रायन होशिन से कहता है तुम जाके उन गुंडों की पिटाई करो और उनके अड्डे को जला दो क्योंकि रॉबिन मुझे पहचानता है। तो होशिन अकेला जाके उन गुंडों की पिटाई करता है मगर रॉबिन का हौसला इस बात से टूट गया है कि वो अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकता। तो वो फैसला करता है कि वो पुलिस एकेडमी ज्वाइन करेगा। उसके इस फैसले से रायन खुश होता है। इस बात पे मिंगसू भी खुश होके अपने अड़ोस पड़ोस वालों को खाने पे बुलाती है जिनमें ब्लॉन्डी और होशिन भी शामिल है।
वो भाईचारा देख के तीनों खुश होते हैं क्योंकि इस तरह की खुशी उन्होंने कभी नॉर्थ कोरिया में महसूस नहीं की थी। रायन यही सोचता है कि कहीं वो इन सब खुशियों का आदी ना हो जाए, ये खुशियां उसे उसका कर्तव्य ना भुला दे। या नॉर्थ कोरिया में आर्मी चीफ जनरल ली से कहता है, हमारी ये 5 स्टार कमांडो टीम हमें मुसीबत में ना डाल दे। किम जोंग दुनिया में उसकी इमेज सुधारना चाहता है और इसलिए सबसे पहले वो साउथ कोरिया के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश में है। तो अगर साउथ वालों को उनके स्लीपर सेल्स के बारे में पता चला तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले इन स्लीपर कमांडोज को खत्म करना जरूरी है। ली चीफ से कहता है, मैं उन्हें सुसाइड करने का आदेश दूंगा। वो सोल्जर है, आदेशों का पालन जरूर करेंगे, मगर चीफ को विश्वास नहीं। कमांडो दूसरों को मारने के लिए खुद की जान दे सकते हैं, मगर खुद के हाथों से खुद को खत्म करने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाएंगे। ली कहता है, अगर ऐसा है तो मैं खुद साउथ कोरिया जाके उन्हें मारूंगा। यहाँ रायन जॉनी को इनकरेज करता है कि वो उस 2 बच्चों की माँ को शादी के लिए प्रपोज करे। तो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जोशुन बड़े प्यार से रायन से कहता है, अपने आप को लावारिस मत समझो, हम सब भी तुम्हारी रिश्तेदारी है। वो प्यार देख के रायन का मन भी अब डगमगाने लगता है। तभी पूरे 2 साल बाद उसके पेजर पे मैसेज आता है, अपने आप को खत्म कर दो, यही तुम्हारा आखिरी मिशन है। बिल्कुल यही मैसेज ब्लॉन्डी और होशिन को भी आता है। तीनों कंफ्यूज होते हैं, ये कैसा मिशन है। होशिन फैसला करता है कि वो एक दूसरे को मारेंगे, जो बचेगा वो सुसाइड करेगा। मगर जब ब्लॉन्डी होशिन को मारने जाता है तो वो ऐन वक्त पे भाग जाता है। रायन उसका पीछा करके उसे गली में पकड़ लेता है। वो उसके हाथ में गन थमा के उससे कहता है, पहले मुझे मार दो, अपने देश के लिए मैं बलिदान देने को तैयार हूँ। कम से कम इससे मेरी माँ तो वहाँ जिंदा रहेगी। यहाँ एनआईएस को कुछ स्लीपर सेल्स की डेड बॉडी मिलती है जिन्होंने आदेश मिलते ही सुसाइड की थी। इस बात से चोई दुखी होता है कि वो उन्हें बचा नहीं पाया। उसे उन बॉडीज में ट्रैकिंग डिवाइस मिलता है। वो फैसला करता है कि वो बचे हुए स्लीपर सेल्स को बचाएगा। अब सिर्फ 3 बचे हैं, रायन, ब्लॉन्डी और होशिन। यहाँ रायन भी फैसला करता है जब तक उसे इस बात की पुष्टि नहीं मिलती कि नॉर्थ कोरिया में उसकी माँ सुरक्षित है तब तक वो खुद को नहीं मारेगा। तभी वहाँ पे चोई आता है। वो रायन से कहता है, तुम दुश्मन देश के हो मगर दुश्मन नहीं, तुम्हारे देश ने तुम्हारा त्याग किया है मगर हम तुम्हें अपनाएंगे। रायन उससे कहता है, माँ कैसी भी हो उसका त्याग नहीं किया जाता। चोई बताता है वो भी कभी नॉर्थ कोरिया से बिलोंग करता था। तभी होशिन वहाँ आता है तो चोई भागने लगता है, मगर एक गली में एनआईएस के लोग होशिन को अरेस्ट करते हैं। तो दूसरी ओर जनरल ली साउथ कोरिया जाने निकलता है। चीफ ने उससे कहा है कि वो साउथ कोरिया जाके प्रोफेसर शुई को कांटेक्ट करे। या रायन अपना पेजर फेंक देता है और फैसला करता है कि वो खुद के बलबूते पे नॉर्थ कोरिया जाके अपनी माँ से मिलेगा। अब वो अपना हेयर कट कराता है, उसके तेवर भी बदल चुके हैं। अब वो पहले जैसा बुद्धू रायन नहीं रहा। उसमें आए वो बदलाव देख के जिनवू और युनजुन दोनों सरप्राइज होते हैं। रायन जान जाता है जिनवू से उसकी आखिरी मुलाकात है। अब वो अपनी सच्चाई मिंगसू को बताता है, मगर मिंगसू ये कह के उसे शॉक देती है कि वो उसकी सच्चाई पहले से जानती थी। जिस हालत में 2 साल पहले वो मिंगसू को मिला था तब उसी बेहोशी में उसने सब कुछ मिंगसू को बता दिया था। अब रायन हमेशा के लिए वो मोहल्ला छोड़ के निकलता है। रास्ते में उसे शीना मिलती है। वो शीना को उसने अब तक जमा किए हुए पैसे और एक एड्रेस देते हुए कहता है, तुम्हारा बेटा इस ऑर्फनेज में है, ये पैसे तुम्हें अमेरिका ले जाने के लिए काफी है, जाओ और अपने बेटे को अपनाओ। अब रायन उसका पीछा करने वाले एनआईएस एजेंट को बेहोश करता है और उसके माइक्रोफोन के जरिए चोई से कहता है कि वो होशिन को छोड़ दे, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तभी रायन को पता चलता है कि जनरल ली साउथ कोरिया पहुंच चुका है। चोई उससे कहता है कि ली उसे ढूंढी लेगा क्योंकि रायन की बॉडी में ट्रैकिंग डिवाइस छुपाया गया है। यहाँ ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से चोई एक वीरान बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहाँ रायन उसी का इंतजार कर रहा है। चोई रायन से कहता है, अपने हाथों से अपने आप को देश की खातिर खत्म करो। रायन उससे कहता है, जब तक मुझे यह आश्वासन नहीं मिलता कि नॉर्थ कोरिया में मेरी माँ सुरक्षित है तब तक मैं अपने आप को खत्म नहीं करूंगा। ली गुस्से से उससे कहता है, सोल्जर शर्तें नहीं रख सकता, जब उसे मरने को कहा जाए उसे मरना होगा। मगर रायन तैयार नहीं होता। तो अब ली और रायन के बीच फाइट शुरू होती है, मगर तभी उसे बचाने ब्लॉन्डी आता है। दोनों कार से भागने लगते हैं तो चोई कार से उनका पीछा करने लगता है। उसी वक्त एनआईएस के एजेंट भी बीच में आ जाते हैं, जिसका फायदा उठा के रायन और ब्लॉन्डी भागने में कामयाब होते हैं। दोनों ली का मुकाबला करने का फैसला करते हैं, जिसके लिए हथियार चाहिए। तो अब ये दोनों शहर से दूर एक वीरान कॉलोनी पहुंचते हैं जहाँ योंग उनका इंतजार कर रहा है, जो उन्हें हथियार देने वाला है। मगर बैग में हथियार नहीं होते। योंग बताता है कि दरअसल वो योंग नहीं, प्रोफेसर शुई है,
जो नॉर्थ कोरिया की स्लीपर सेल पॉलिसी को गलत साबित करने साउथ कोरिया आया था। उसके हिसाब से सोल्जर मशीन नहीं इंसान होते हैं। उसने विद्रोही एजेंट्स की टीम बनाई है। वो रायन और ब्लॉन्डी से कहता है, मैं तुम दोनों को नॉर्थ कोरिया के हवाले करके वहाँ की यूनिवर्सिटी में डीन की पोस्ट हासिल करूंगा, क्योंकि मेरी थियरी सही साबित हुई है कि अगर माहौल बदल जाए तो अच्छा सोल्जर भी देशद्रोह करने पे उतर सकता है। अब शुई के आदमी और इन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। ये दोनों मिलके शुई के आदमियों को धूल चटा देते हैं। शुई उनसे कहता है, तुम्हारे वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तुम्हारी मौत का ऐलान हो चुका है। और रायन से कहता है, तुम्हारी माँ को तो कब का मार दिया गया है। वो सुन के रायन पूरी तरह टूट जाता है। चोई कहता है, देश प्रेम ये सब ढकोसला है। वो सुन के रायन शुई को मारने मुड़ता है तो सामने की बिल्डिंग से स्नाइपर उन पे गोलियां बरसाना शुरू करता है। तभी वहाँ पे ली और उसके पीछे पीछे एनआईएस भी पहुंच जाती है। स्नाइपर वाला शूटर ली का आदमी है, तो अब वो एनआईएस के एजेंट को निशाना बनाने लगता है। कार में बांध के रखा हुआ होशिन अपने आप को छुड़ा के उस स्नाइपर तक पहुंच जाता है और उसे मार देता है। वो चोई से कहता है कि वो जाके रायन को बचाए, तो यहाँ ली शुई को मार देता है। घायल रायन और ब्लॉन्डी बिल्डिंग की छत पे पहुंचते हैं। ब्लॉन्डी रायन से कहता है, हम सोल्जर है, आखिर तक फाइट करेंगे। तभी ब्लॉन्डी को मैसेज आता है कि वो म्यूजिक ऑडिशन में पास हो गया है। वो देख के ब्लॉन्डी हंसने लगता है। वो रायन से कहता है, देखा, सिर्फ गन नहीं, मैं गिटार भी अच्छी तरह से प्ले कर सकता हूँ। तभी छत पे ली पहुंच जाता है। ब्लॉन्डी ली के आदमी को मार देता है। ली रायन से कहता है, मैंने एक दिन तुमसे कहा था, या तो हम मिशन की कामयाबी पे भाई की तरह मिलेंगे या देशद्रोही बनने पर दुश्मन की तरह। रायन उससे कहता है, मैंने तो सिर्फ मेरी माँ का ख्याल रखने कहा था। जो देश मेरी माँ का नहीं, मैं उस देश का नहीं। तो अब रायन और ली के आदमियों के बीच फाइट शुरू होती है। रायन सबको मार गिराता है। अब ली और रायन एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है कि तभी एनआईएस की आर्मी वहां पहुंच जाती है। ली रायन को मारने गन उठाता है तो होशिन उसे शूट कर देता है। अब जैसे ही होशिन गन से ली को निशाना बनाता है, ली जेब से बॉम्ब निकालता है, मगर जैसे ही वो उस बॉम्ब को ब्लास्ट करने जाता है, ब्लॉन्डी उसे पकड़ के छत से नीचे कूदता है। बॉम्ब ब्लास्ट में दोनों मारे जाते हैं। तभी चोई आके रायन और होशिन से कहता है कि वो अपने आप को उनके हवाले कर दे, मगर होशिन नहीं मानता। वो उन पे फायरिंग करता है तो वो भी उस पे बैक फायर करते हैं। घायल होशिन को रायन अपनी भाव में लेता है और उसके साथ छत से नीचे कूद के अपनी जान देता है। दोनों मर जाते हैं। 3 खूंखार सोल्जर को प्यार भरे माहौल ने इंसान बना दिया था, मगर वो प्यार शायद उनके लिए था ही नहीं। दूर बस्ती में मिंगसू अपने रायन का इंतजार कर रही होती है तो रॉबिन को पुलिस एकेडमी में एडमिशन मिल जाती है। शीना भी अपनी अमेरिका की टिकट कटवाती है तो जॉनी उस औरत से शादी करता है। बस्ती में सभी खुश है, सिर्फ रायन वहाँ नहीं। मिंगसू रायन की रूम पे आती है तो उसे वहाँ टंगी एक फोटो दिखाई देती है जिसके पीछे रायन ने लिखा होता है, माँ मैं नहीं रहूंगा, फिर भी अपना ख्याल रखना। और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी ये चैनल ग्रो कर पाएगा, नए वीडियो आपके सामने ला पाएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।